नाज़रीन, ईरान ने सूडान में किस तरह से अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी हैं जहां से वो सप्लाई मैनेज कर रहा है तमाम रेजिस्टेंस के लिए, यमन के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बड़ी तब्दीलियां इस वक्त आ रही हैं, इस्लामी ताकतें इमर्ज कर रही हैं। मलेशिया टर्की से वॉरशिप्स खरीदने जा रहा है। इजराइल को इस वक्त शदीद तशवीश है जो इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इस्लामी ममालिक जो हैं वो रिलाय कर रहे हैं, और इस्लामी ममालिक जो है वो रिलाय कर रहे हैं वेस्ट की डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं, इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं, बल्कि किसकी, अपने ही इस्लामी ममालिक की डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, खास तौर पर टर्की, ईरान बड़ी अस्करी ताकतों के तौर पर जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। और इसी दरमियान ईरान की जो टॉक्स हुई हैं अमेरिका के साथ, उसका नतीजा भी सामने आ गया। टॉक्स इस वक्त खत्म हो चुकी हैं। क्या नतीजा सामने आया है, क्या मामला जंग की तरफ जा रहे हैं, क्या मामला जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे और कंप्रीहेंसिव एक पिक्चर आपके साथ शेयर करेंगे कि होने क्या जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक भरपूर जो कोल्ड वॉर है उसका आगाज हो चुका है। भरपूर कोल्ड वॉर जो अमेरिका और चाइना के दरमियान है। अमेरिका की जानिब से एक फुल स्केल वॉर चाइना के ऊपर लॉन्च की गई है, और ये इक्तदार की जंग है। जैसे पिछली सदी के अंदर अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ऊपर जंग लॉन्च की, और उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकला कि अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में सुपर पावर के तौर पर, हेजेमोनिक पावर के तौर पर इमर्ज हुआ। तो यहां पर भी एक वही कोल्ड वॉर, लेकिन उससे भी ज्यादा हॉट अंदाज के अंदर। और अभी ट्रंप की जानिब से मिनरल्स को जो है वो माइनिंग का ऑर्डर किया गया है, सी माइनिंग का ऑर्डर किया गया, क्योंकि इस वक्त चाइना के पास जो सबसे बड़ा टूल है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसको सबसे ज्यादा चाइना ही दुनिया में कंट्रोल करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो चाइना के कंट्रोल के अंदर है, सबसे ज्यादा वो प्रोड्यूस करता है, और अमेरिका चाइना ही से लेता है। लेकिन चूंकि अब चाइना से जंग छिड़ चुकी है तो चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स रोकना शुरू कर दिए हैं। इसके बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि आने वाला दौर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, उसके अंदर आपके ड्रोन्स, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके त्यारे, एक एक चीज के अंदर ये मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मिनरल्स तो जरूरी हैं, लेकिन चाइना से मिल नहीं सकते, तो अपनी उन्होंने माइनिंग जो है वो शुरू कर दी है। और देखिए, पिछली सदी में भी लड़ाई रिसोर्सेज पर ही हो रही थी, और सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो ऑयल था। तो कभी अमेरिका ऑयल के लिए यहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है। इस सदी के शुरू में भी हमें ऑयल के ऊपर जो है लड़ाई नजर आई है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है मिनरल्स, जिसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है। माजी में अमेरिका को एडवांटेज रहा है, लेकिन इस जंग के अंदर चाइना को बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल है, जिसमें ये रिसोर्सेज का एडवांटेज है, जिसमें एलायंस का एडवांटेज है। माजी में जिस तरह से देखिए अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक को इस्तेमाल किया सोवियत यूनियन के खिलाफ, पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा था, सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब ये ममालिक उस तरह से अमेरिका के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने माजी में सोवियत यूनियन को कंटेन करने में किरदार अदा किया। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज का सामना है, और फिर खुद अमेरिका अपनी पॉलिसीज की वजह से अपने इत्तेहादियों को दूर करता चला जा रहा है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आगाज हम जरा सूडान से करते हैं। सूडान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पता यह चला है कि ईरान ने लार्ज अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जो कि हाईली फोर्टिफाइड हैं और पहाड़ों के दरमियान कहीं बना रखी हैं, यहां से वो आप कह लें कि मेन उनका एक सेंटर है जहां से वो सप्लाई मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, और ये उनकी जो रीजनल लॉन्ग हैंड है उसमें इसका बहुत बड़ा किरदार है। सूडान से ये सप्लाई यहां से मैनेज हो रही है, और ये जो फैसिलिटी सामने आई है 12 एंट्रेंसेज हैं इसकी, 12 एंट्रेंसेज। और जिस तरह से ईरान के मिसाइल सिटीज हैं उससे ये थोड़ी सी मुशाबहत रखती है, ठीक है। और जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको भी आप थोड़ा सा इससे समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां पर हैं ये अमेरिका को पता है, उसकी एंट्रेंसेस कहां पर हैं ये भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, और वो ये है कि जहां पर एंट्रेंस है क्या वहीं पर न्यूक्लियर के ऊपर काम हो रहा है? ये भी तो पॉसिबल है कि उस एंट्रेंस से कहीं अंडरग्राउंड टनल खोद कर 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर इवन पॉसिबल है कि 100 किलोमीटर दूर जो है वो असल काम वहां पर हो रहा हो, अंडरग्राउंड टनल के जरिए एंटर वो यहां से होते हो, लेकिन 100 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर वो काम करते हो। तो अमेरिका अटैक कहां पर करेगा? अगर वो उस एंट्रेंस पर अटैक करता है, उसकी सराउंडिंग में, एंट्रेंस और उसकी सराउंडिंग में, तो वहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा होगा। लेकिन दूर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर वो किस डायरेक्शन में है, कहां पर है, उसको लोकेट कैसे किया जाए, और वो फिर पहाड़ों के नीचे है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए एक बयान ईरान से आया था कि अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह ही नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो इसके पीछे तो ये जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी सामने आ रही है, इससे बहुत सारी चीजें। और दूसरी बात यह है कि ये इतनी फोर्टिफाइड है कि सूडान के सराउंडिंग में जो ममालिक हैं उनके पास तो ये सलाहियत ही नहीं है कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर सके। उनके पास वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स है ही नहीं, ना इजिप्ट है, ना साउथ सूडान है, ना इथोपिया, किसी के पास नहीं है। तो फिर ये किसके लिए ईरान ने इतनी फोर्टिफाइड बनाई है? तो डेफिनेटली ये फिर बनी है अमेरिका और इसराइल के लिए। और इसराइल जो है वो माजी में सूडान में स्ट्राइक्स भी करता रहा है। तो यहां से ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हमास, हिजबुल्ला और हुतीस, उनको यहां से सप्लाई जो है वो जा रही है, ठीक है। और एक लॉन्ग हैंड के तौर पर ये बेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए सूडान और साउथ सूडान और इथोपिया और सोमालिया, इनकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं, जो रेड सी के कोस्टल लाइन है, क्योंकि ये कनेक्टेड है, यहां पर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और इस वक्त जो रशिया है उसकी भी सूडान के साथ टॉक्स चल रही हैं। पोर्ट के हवाले से बताया जाता है कि ऑलमोस्ट वो टॉक्स जो है वो फाइनल हो चुकी हैं। बहरहाल तो एक चीज ये होगी। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि जो बड़ी तब्दीली आ रही है, मलेशिया जो है वो टर्की से वॉरशिप खरीदने जा रहा है। और देखिए कि पिछली सदी में इस्लामी दुनिया पर एक ऐसी कारी ज़रब लगी कि इस्लामी दुनिया संभल नहीं सकी, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस्लामी दुनिया जो है वो संभल रही है अपनी आइडियोलॉजी के अंदर, अपनी डायरेक्शन के अंदर। और वो समझ रही है कि देखना, आप पूरी तरह से बिखर जाते हैं ना, तो अब इकट्ठे भी हो रहे हैं, संभल भी रहे हैं, और जो इस दुनिया की हकीकतें हैं उनको भी वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस वक्त जो गलबा है वो किन कौमों को हासिल है, उनसे लड़ने का क्या तरीका है, और अब जो जमाने की हकीकतें हैं उन्हीं को मानकर आगे चला जा सकता है, और तभी उरूज जो है वो दोबारा से हासिल किया जा सकता है, ठीक है। एक टाइम था कि मुसलमान भी हुकूमत कर रहे थे, उनके पास बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, लेकिन अब तो नहीं है। तो वो उस जमाने की रियलिटीज को समझ भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और इसमें जो बड़ी तब्दीली ये आ रही है कि इस्लामी ममालिक की अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो टर्की है। टर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी बना रहा है, जिसके खरीदार बहुत सारे ऑलरेडी मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा खरीदार है। और अब जो मलेशिया वो कह रहा है कि वो वॉरशिप्स टर्की से खरीदने जा रहा है। और टर्की ये जो बना रहा है, चाहे वो वॉरशिप्स होंगे, चाहे उनके फाइटर जेट्स हैं, वो सारा लोकल इंडस्ट्री, उसके लिए जो मिनरल्स या जो भी रॉ मटेरियल है वो भी लोकली प्रोड्यूस है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसी का मोहताज नहीं है। तो देखिए, जो मुसलमानों की डिफेंस इंडस्ट्री है वो अपने वेपन वेस्ट से ज्यादातर खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो एक दूसरे से खरीद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसराइल को ये किस तौर पर जो है वो कबूल नहीं है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम ये जो चीन और अमेरिका की जंग शुरू हो चुकी है, अगर इसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर जाता है, तो फिर ये जो इस्लामी रियासतें हैं इनके पास ज्यादा स्पेस होगी कि ये अपने आप को मजीद तरक्की दे सके, अपने आप को मजीद ताकतवर बना सके। क्योंकि अब तो एक इजराइल का गलबा है, वो किसी भी इस्लामी मुल्क को उठने नहीं देता। किसी भी मुल्क का अगर वो ताकतवर होने लगता है तो उसका हशर इराक, उसका हशर लीबिया या किसी और जैसा कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर जाता है तो फिर अमेरिका और इजराइल का ये वाला गलबा नहीं रहेगा। तो फिर इस्लामी ममालिक के पास और ज्यादा स्पेस होगी और ज्यादा रूम होगा कि वो मजीद तरक्की कर सके। तो 2-4 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। टर्कीज एसटीएम स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ करविटीज फॉर मलेशिया। करविटीज कहते हैं स्मॉल वॉरशिप्स को। एंड द शिप्स रिप्रेजेंट टर्कीज फर्स्ट करविटी एक्सपोर्ट टू द एशिया पैसिफिक रीजन एंड विल सपोर्ट मलेशियाज एबिलिटी टू कैरी आउट अ वैरायटी ऑफ मैरीटाइम डिफेंस ऑपरेशंस। ये एशिया पैसिफिक के अंदर पहले वॉरशिप्स हैं जो टर्की एक्सपोर्ट करने जा रहा है, यानी ये बड़ी इमरजेंस है। इसके ऊपर किताब भी लिखी गई है, द रिटर्न ऑफ द ग्रेट पावर्स। 5 बड़ी ग्रेट पावर्स के बारे में लिखा गया है, जिसमें टर्की भी एक शामिल है, इंक्लूडिंग एंटी सरफेस, एंटी एयर, एसिमेट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इसमें नस्ब होगा और वो ऑपरेशन सर अंजाम दे सकेंगे। डिलीवरी ऑफ द वेसल्स एज वेल एज लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, ठीक है ना। इसकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी टर्की फराहम करता रहेगा। और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल डिफेंस इंडस्ट्री, मलेशिया साइंस एग्रीमेंट टू प्रोक्योर टर्किश मल्टीपर्पज वेसल्स। दैट इज एन इंपॉर्टेंट एसेट इनहैंसिंग मलेशियाज मैरीटाइम इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज। मतलब जो मलेशिया की नेवी है उसमें बड़ा इजाफा होगा उसकी ताकत के अंदर। एंड टर्की लॉन्चेस वॉरशिप्स कंस्ट्रक्शन फॉर मलेशिया इन लेटेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट। इस रीजन के अंदर ये पहली एक्सपोर्ट है जो टर्की करने जा रहा है। और जो फाइटर जेट्स हैं 5th जनरेशन 100 फाइटर जेट्स है वो सऊदी अरेबिया खरीदने का इरादा रखता है
टर्की से। तो ये एक इमरजेंस ऑफ ग्रेट इस्लामिक पार्स है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें टर्की है, जिसमें ईरान है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसके अंदर यूएई शामिल है। अच्छा, इसके अलावा ईरान टॉक्स के हवाले से रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ये टॉक्स इस वक्त खत्म हो चुकी हैं। 1 घंटा तक ये टॉक्स जारी रही और ये इनडायरेक्ट टॉक्स थी। और क्या नतीजा सामने आया? क्या हम जंग की तरफ जा रहे हैं या कोई एग्रीमेंट पॉसिबल है? इससे पहले हम आपके सामने रिपोर्ट्स रख रहे थे कि ये भी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप जो है वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ट्रंप जो है वो एग्रीमेंट की ज्यादा तरजीहात रख रहा है। इजराइल से खबर यह आ रही थी कि इजराइल को यह डर है कि कोई एग्रीमेंट यहां पर तय ना हो जाए। अमेरिकी एक्सपर्ट्स को अगर आप सुने तो वो वाज़ेह तौर पर यह बता रहे हैं, टक्कर कार्लसन जैसे लोग बता रहे हैं कि ईरान जंग अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। यह जंग बिल्कुल अमेरिका को सूट नहीं करती। तो खबर यह सामने आ रही है और ओमानी सोर्सेस से यह खबर आ रही है कि देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज के एग्रीमेंट हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी खबर है और इजराइल के ऊपर यह बॉम्ब शेल की तरह यह खबर गिर रही है। अभी तक ओमानी सोर्सेज ये खबर सामने आई है, ईरान ऑफिशियली अपना एलामिया जारी करेगा, लेकिन ओमानी सोर्सेज से जो खबर आ रही है कि एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी है। द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट विद वॉशिंगटन इज वेरी हाई। द गोल ऑफ द नेगोशिएशंस बिटवीन द वॉशिंगटन एंड तेहरान इज टू रीच अ लिमिटेड एग्रीमेंट टू ईज टेंशंस इन एक्सचेंज फॉर कर्बिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ नहीं जाएगा और इधर ईरान पर सैंक्शंस कम की जाएंगी और टेंशन जो है वो डीएस्केलेट की जाएंगी। और इसके साथ नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि अगले 24 या 48 घंटों में स्टीव विटकॉफ और जो ईरानियन डेलीगेशन है उनकी डायरेक्ट मुलाकात भी हो सकती है। यानी चूंकि इसका नतीजा रिपोर्टेडली पॉजिटिव निकला है तो स्टीव विटकॉफ जो है वो रीजन के अंदर ही मौजूद हैं और अगले 24-48 घंटों में एक डायरेक्ट मुलाकात भी हो सकती है। और जैसा कि ईरान ने स्टीव विटकॉफ को इनवाइट भी कर दिया है कि वो तेहरान तशरीफ ले आए, हम वहां पर भी बैठकर बात कर लेंगे, तो ये भी एक्सपेक्टेड है। और दूसरी बात यह है कि देखें, कायरो के अंदर नेगोशिएशंस होने जा रहे हैं, हमास का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ है, तो उस सीज फायर के हवाले से भी स्टीव विटकॉफ जो है वो रीजन के अंदर मौजूद रहेंगे, रिपोर्टली ये बताया जा रहा है। लेकिन इसी दरमियान जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उसकी एक खबर देखिए, अभी उसने अनाउंस किया है कि आर्मीज ऑपरेशन विल सून एक्सपैंड फोर्सफुली टू इंक्लूड अदर एरियाज अक्रॉस मोस्ट ऑफ द गाजा स्ट्रिप, कि हम बड़ी तेजी के साथ गजा के जो बाकी इलाके हैं उसके ऊपर कब्जा करेंगे। अच्छा, एक और खबर देखिए, उसके बाद हम जरा कंप्रीहेंसिव अंदाज में देखते हैं कि ये ईरान टॉक्स, ये गजा सीज फायर, ये मिडिल ईस्ट का नक्शा, ये ईरानियन न्यूक्लियर टॉक्स, ये सारा किस तरफ जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, खबर नाज़रीन ये सामने आ रही है और ये बड़ी गेम चेंजिंग न्यूज है, और वो ये है कि रशिया और यूक्रेन का पहला डायरेक्ट समिट होने जा रहा है। रशियन यूक्रेन टॉक्स जो है वो शुरू होने जा रही हैं, और कहां पर? इस्तांबुल के अंदर। और ये स्टीव विटकॉफ का जो अभी दौरा हुआ है कल मॉस्को का, उसके बाद अभी यह खबर सामने आई है, रशियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि रशिया और यूक्रेन डायरेक्ट टॉक्स करने जा रहे हैं। ये 2022 के बाद पहली डायरेक्ट टॉक्स हैं जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान होने जा रही हैं सीज फायर के ऊपर। 2022 के अंदर इस्तांबुल के अंदर ही टॉक्स हो रही थी और बिल्कुल एग्रीमेंट जो वो साइन होने वाला था, सीज फायर एग्रीमेंट साइन होने वाला था, लेकिन अमेरिका ने वो एग्रीमेंट जो रुकवा दिया था, ठीक है। और अब उसने जनाब बूस्ट अप किया और हलाशरी दी यूक्रेन को, नहीं हम तो जंग लड़ेंगे, हम रशिया को तबाह करेंगे। उनके माइंड में वही नक्शा था जो सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान के अंदर हुआ, तो वही प्लान उनका था, यहां पर भी रशिया के साथ वही करेंगे, लेकिन उसका नतीजा तो कुछ और निकला। तो दोबारा से रशिया और यूक्रेन के टॉक्स, इससे आप यूं समझ सकते हैं कि हम मतलब इससे आप यूं समझ सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस फॉर सीज फायर इन यूक्रेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब रशिया और अमेरिका के दरमियान कुछ मामला तय पाने जा रहे हैं, और सबसे ये बड़ी डेवलपमेंट है कि यूक्रेन रशिया डायरेक्ट टॉक्स जो है वो इस वक्त होने जा रही हैं इस्तांबुल के अंदर। अच्छा, अब जरा हम इस सारी जो कंप्रीहेंसिव पिक्चर है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सारे मामला कनेक्टेड हैं। रशिया यमन में भी इन्वॉल्व है, वो गजा में भी इन्वॉल्व है, वो ईरान के साथ भी इन्वॉल्व है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो इन्वॉल्व है, यूक्रेन, और ये मामला यहां पर क्या है, तो इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रंप साहब मौजूद हैं, और ट्रंप साहब जब आए तो आने से पहले उन्होंने सीज फायर करवाया, जो कि एक महज एक टैक्टिकल सा सीज फायर था। वो उसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि इनॉग्रेशन डे के ऊपर ट्रंप साहब जो है वो कोई और हेडलाइन दुनिया में नहीं चाहते थे। ट्रंप को बड़ा शौक है ना हेडलाइंस बनाने का, तो वो कोई और हेडलाइन नहीं चाहते थे, सिर्फ वो ये चाहते थे पूरी दुनिया में जो हेडलाइन लगे वो ये लगे कि ट्रंप साहब ने ओथ उठा लिया। ठीक है, अब आप ये ट्रंप की पर्सनैलिटी को आप समझ भी गए होंगे कि मीडिया के ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है।
तो वो एक टैक्टिकल सा सीज फायर था जो खत्म हो गया। ट्रंप की ग्रीन लाइट के साथ ये सीज फायर जो है वो बहरहाल खत्म हुआ। अच्छा, अब ट्रंप की ओवरऑल डॉक्ट्राइन क्या है? ओवरऑल जो उसके डॉक्ट्राइन है वो पहले भी हम आपके सामने रख चुके हैं कि वो अपने आप को एक पीस मेकर के तौर पर और एक सबसे बड़ा डील मेकर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करता है अपने वोटर्स के सामने, और कहता है कि बाकी तो सारे निकम्मे थे, मैं ही हूं जो अमेरिका में अभी व्हाइट हाउस ने परसों ऐलान किया कि अमेरिका की गोल्डन एज का आगाज हो चुका है, कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, हम रिच होंगे, हम ताकतवर होंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा। ठीक है, और फिर इसके साथ ट्रंप के ऊपर प्रेशर यह है कि वो तेजी के साथ डिसएंगेज करे तमाम फ्रंट से। ये है वो डिसाइडिंग की पॉइंट, ठीक है ना, ये डिसाइडिंग चीज है कि ट्रंप तेजी के साथ बाकी फ्रंट से डिसएंगेज करे और इंगेज करे विद चाइना, यानी मिडिल ईस्ट, यानी कि यूक्रेन, यानी कि कोई और, इस सब से डिसएंगेज होकर अमेरिका अपना सारा फोकस है वो चाइना के ऊपर करे। ये ट्रंप के ऊपर प्रेशर है। ट्रंप ने ग्रीन लाइट दी नेतन्याहू को कि जल्द से जल्द गजा के ऊपर जो है वो कब्जा करो, और ट्रंप ने ग्रीन लाइट दी कि हुतीज को जल्द से जल्द जो है वो खत्म किया जाए। लेकिन हुआ क्या? दोनों जगहों पर ट्रंप की कैलकुलेशन के मुताबिक जो रिजल्ट्स है वो नहीं आए, ना हुतीज खत्म हुए, ना हमास खत्म हुई, और ना गजा के ऊपर जो है वो कब्जा हो सका। अब ये जो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक रिजल्ट्स ना आना है, ये पुश कर रहे हैं ट्रंप को कि वो किसी एग्रीमेंट की तरफ जाए। जो गल्फ रियासतें नाज़रीन, उनका इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि जल्द से जल्द ये गजा का जो सीज फायर है वो करवाया जाए। और फिर आप देखिए कि इन्हीं गल्फ स्टेट से इन्वेस्टमेंट्स भी तो आनी है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। तो अगर जंग यहां पर फैल जाएगी तो फिर इन्वेस्टमेंट्स कहां से आएंगी? और फिर अगली बात यह है कि मई के अंदर ट्रंप ने दौरा करना है मिडिल ईस्ट का, सऊदी अरेबिया उन्होंने आना है, फिर यूएई, फिर कतर, जहां पर ये इन्वेस्टमेंट्स बाकायदा तौर पर अनाउंस की जाएंगी। अच्छा, अब मई में वो तब आ सकेगा ना, टाइम तो थोड़ा रह गया, मई में वो तो तब आ सकेगा ना जब ये जंग किसी किनारे की तरफ जाएगी। मतलब इस जंग में तो कोई बात नहीं हो सकती भाई। ट्रंप का एक फ्रेमवर्क है अबाउट मिडिल ईस्ट, जिसमें इजराइल एक डोमिनेटिंग पावर है, और उसके बाद मिडिल ईस्ट और यहां पर अब्राहम अकॉर्ड का जो दूसरा फेज है मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन इस जंग में तो कोई हतमी बात नहीं ना हो सकती, ना इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, ना फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से। भाई जंग पता नहीं पूरे मिडिल ईस्ट को लिपेट के अंदर ले ले तो इन्वेस्टमेंट्स कहां से आनी है, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो है वो कैसे अनाउंस होने हैं? इस जंग में तो कोई बात हो नहीं सकती। तो ट्रंप ने तो तब आना है ना कि जब मामला किसी नतीजे के ऊपर पहुंच चुका होगा, तो आकर बात होगी कि अब हमने इस डायरेक्शन के अंदर जाना है। तो उसको जल्द से जल्द ये वाइंड अप करवाना है, जल्द से जल्द खत्म करवाना है। वो अब बैठा भी नहीं रह सकता वहां पर कि वो 6 महीने इंतजार करे सऊदी अरब का दौरा करने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि कायरो के अंदर निगोशिएशन शुरू हो चुके हैं, जिसके अंदर फ्रांस इन्वॉल्व है। फ्रांस अमेरिका के साथ भी राब्ते में है, इजिप्ट के साथ भी राब्ते में है, सऊदी अरेबिया से और कतर के साथ भी राब्ते के अंदर है। यहां पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, और रशिया और यूक्रेन की जो टॉक्स होने जा रही हैं, ये बहुत बड़ी मतलब डेवलपमेंट है कि रशिया और अमेरिका करीब आ रहे हैं। अच्छा, अब जब रशिया और अमेरिका करीब आ रहे हैं, यानी अमेरिका जब जंग नहीं चाह रहा रशिया के साथ, तो फिर रशिया अमेरिका को यह कन्वे कर रहा है कि अगर आप यूक्रेन में हमसे नहीं जंग चाहते तो ईरान में भी हम ही होंगे। देखिए, मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। अमेरिका के ऊपर दुनिया का ट्रस्ट खत्म हुआ, एलाइज का ट्रस्ट खत्म हुआ, लेकिन जो रशिया और चाइना के एलाइज है उनका पूरा ट्रस्ट है इन दोनों ममालिक के ऊपर, और मजीद ममालिक भी इसी ट्रस्ट की वजह से जुड़ रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी है, जिसके साथ ये अनाउंस कर देते हैं फिर उसके साथ खड़े होते हैं। तो अब रशिया ने अनाउंस किया है कि वो ईरान का इत्तेहादी है। अब ईरान के ऊपर हमला हो जाता है, रशिया मदद को नहीं आता, तो रशिया का क्या ट्रस्ट बचेगा? रशिया की क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी? बाकी ममालिक क्यों रशिया के साथ जाकर खड़े होंगे? ठीक है, तो रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, रशिया के अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कि भाई उसके ऊपर एतबार दुनिया में किसने करना है। ठीक है ना, अब जैसे अमेरिका यूक्रेन में फौरी उसने पांसा पलटा, तो बाकी इत्तेहादियों ने किस अंदाज में अमेरिका को देखा कि अमेरिका तो कुछ भी कर सकता है, ये किसी बड़े से बड़े इत्तेहादी से किसी भी वक्त हाथ खींच सकता है। लेकिन रशिया और चाइना के बारे में दुनिया ऐसा नहीं सोचती। तो रशिया अमेरिका को यह कन्वे कर रहा है कि अगर आप यूक्रेन में हमसे जंग नहीं चाहते और हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ईरान में भी हमें जंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर हम ईरान की मदद को आएंगे, और वहां पर फिर हमारी प्रॉक्सी वॉर जब शुरू हो जाएगी, और नतीजा फिर वही होगा, इकोनॉमिक लॉस और बहुत सारा नुकसान हमें वहां पर जब देखना पड़ेगा। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स सीज फायर। ठीक है ना, ईरान के अच्छे टॉक्स हो गई, कायरो में मुज़ाकरात हो रहे हैं, यूरोप इन्वॉल्व है, रशिया अमेरिका को कन्वे कर रहा है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं। और फिर ट्रंप के ऊपर मुसलसल ये प्रेशर
कि डिसएंगेज करो और इंगेजमेंट की तरफ जाओ टुवर्ड्स चाइना। सारा फोकस, सारे लॉजिस्टिक्स, सारी इकोनॉमी किसके ऊपर लगाओ? चाइना के ऊपर। तो जो ये जंग लंबी होती चली जाएगी, ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स सीज फायर। तो ये सीज फायर कब आएगा ये अभी देखना बाकी है। और ना ही ईरान जंग का खतरा इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद मुकम्मल तौर पर टल चुका है, ना ही रीजनल वॉर का खतरा मुकम्मल तौर पर टला है कि गजा की जंग कोई भी जो रुख है वो इख्तियार कर सकती है। नेतन्याहू तो अभी ताकत के अंदर मौजूद है। और एक और भी चीज है, क्या ट्रंप अल्टीमेटली वो एग्रीमेंट कबूल कर लेगा जिसमें इजराइल एक वीक और डिफीटेड पावर के तौर पर नजर आए? यानी अगर यहां पर जंगबंदी हो जाती है तो रेजिस्टेंस तो मौजूद होगी, तो फिर इजराइल की तो वो डोमिनेंस चैलेंज हो गई। तो क्या ऐसा एग्रीमेंट ट्रंप कबूल कर लेगा? लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कहीं ना कहीं वो डिस्कस हो रही है, क्यों ना एक कंप्रीहेंसिव डील की जाए जिसके अंदर जो है वो ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन से पीछे हट जाए, रेजिस्टेंस अपने आप को डिसॉल्व कर दे। हमास इसके लिए तैयार हो चुकी है, और ईरान को सिक्योरिटी गारंटीज दे दी जाए और इसके बदले में फलस्तीनी रियासत बना दी जाए। कितनी अच्छी डील हो जाएगी, कितना अच्छा कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी, कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट यहां पर तय पा जाएगा। यानी ईरान को सिक्योरिटी गारंटीज, ईरान न्यूक्लियर वेपन से पीछे हट जाए, और ईरान ने यह भी प्रपोज किया कि न्यूक्लियर फ्री जोन इसको बना दिया जाए, ठीक है ना। तो फलस्तीनी रियासत इसके बदले में बना दी जाए तो सब हैप्पी हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो यह भी एक कंप्रीहेंसिव डील है। और फिलहाल तो अमन का रास्ता यही है कि फलस्तीनी रियासत एक ही तरफ अमेरिका जाए। लेकिन क्या फिर वही सवाल, क्या अमेरिका आइडियोलॉजिकली इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है वो फलस्तीनी रियासत अनाउंस कर दे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, बहरहाल देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो उनकी पूरी सोसाइटी एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन है। उनके लोग जो है वो कैसे इजराइल के खिलाफ निकल रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, इजराइल की असलियत सामने है। यानी एक सोसाइटी थी जो इजराइल को सपोर्ट करती थी हर हाल में, अब एक जो यंगर जनरेशन है इसके सामने इजराइल का जो असलियत है वो सामने आ रही है। और हैरान कुन रेजिस्टेंस पूरी सोसाइटी में। यही वो सोसाइटी है, यही वो लोग हैं जिन्होंने आगे चलकर अमेरिका की बागडोर संभाल ली। अब मतलब देखिए ना, मीडिया के ऊपर आकर वहां इजराइल को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है ना। तो ये बड़ी, मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं, और ट्रंप की एक कैंपेन है लॉ इंस्टीट्यूशंस और लॉ फर्म्स के खिलाफ। तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो उन इंस्टीट्यूशंस और उन फर्म्स को चूज कर रहे हैं जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ रेजिस्ट किया है। यानी ट्रंप ने उनके खिलाफ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं, तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो उन इंस्टीट्यूशंस और उन फर्म्स को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो स्टडी हो, एक एक चीज के अंदर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, उनको चूज कर रहे हैं जो रेजिस्ट कर रही हैं। मतलब ये एक हैरान कुन फिनोमेना है जो वहां पर देखा जाए। कभी अमेरिका में इस तरह नहीं होता है, कभी अमेरिका में इस तरह कोई चूज नहीं किया जाता कि हमने फलां जगह इंटर्नशिप करनी है, फलां जगह पर नौकरी करनी है, जो रेजिस्ट कर रही है यानी कि इजरायली पॉलिसी के खिलाफ। कभी वहां पर ऐसा हुआ ही नहीं है। ये अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में आपके सामने रखता हूं आखिर में। लॉ स्टूडेंट्स हैव आईज सेट ऑन द फर्म्स स्टैंडिंग अप टू द ट्रंप। उन फर्म्स के ऊपर, उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो जा रहे हैं जो ट्रंप को रेजिस्ट कर रही हैं। मैनी स्टूडेंट्स फेवर फर्म्स दैट हैव publicly challenged Trump executive orders or take legal action against the administration। वो फर्म्स जिन्होंने पब्लिकली या तो चैलेंज किया या बकायदा लीगल एक्शन लिए, स्टूडेंट्स की तरजीह वो फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। Trump intensifying attacks on the prominent law firms are sending shock waves through the legal profession, creating a sharp divide that now reaches the nation's law schools। बिल्कुल निचली सतह पर वो डिवीजन, वो रेजिस्टेंस जब वो पहुंच चुकी है। Many students are favoring firms that have publicly challenged Donald Trump executive orders or taken legal actions against his administration। Students, recruiters and legal professional involved in hiring, इनके साथ इंटरव्यूज हुए हैं, इन्होंने बताया। यानी स्टूडेंट्स ने भी, रिक्रूटर्स ने भी, लीगल प्रोफेशनल्स इस इंटरव्यूज और इस सर्वे के अंदर शामिल थे। उन्होंने ये बताया कि ये हो रहा है। दैट इज शेपिंग एवरीथिंग फ्रॉम इंटर्नशिप डिसीजन अमंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स टू द एम्प्लॉयमेंट रिकंस्ट्रक्शन। ये जरा लाइन सुनिएगा, टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिकंसिडरेशन बाय थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑलरेडी होल्डिंग ऑफर्स। अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन अमेरिकी वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर आ रही है।
इंटर्नशिप कहां पर करनी है, इसमें भी वो चूज कर रहे हैं कि वो फर्म जो खड़ी है, रेजिस्ट कर रही है। दूसरा, फर्स्ट ईयर कहां पर जाना है वो चूज कर रहे हैं। तीसरा, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी ऑफर्स हैं किसी फर्म्स की जानिब से, वो अपनी इन ऑफर्स को भी रिकंसिडर कर रहे हैं कि इस फर्म ने ट्रंप को रेजिस्ट किया है या नहीं किया। जिनको ऑफर्स आ चुकी हैं वो भी उसको रिकंसिडर कर रहे हैं। हैरान कुन आइडियोलॉजिकल चेंज अब अमेरिका में नजर आ रहा है। और इसी तरह का यूरोप के अंदर। फिर वो एक फर्म के जो सीईओ हैं उनसे वो बात करते हैं, वो कहते हैं आई हैव नेवर सीन दैट हैपन, कि अमेरिका में कभी इस बुनियाद पर ये फैसले हुए ही नहीं है जो अब हो रहे हैं। फर्म सीन एज डिफेंडिंग द रूल ऑफ लॉ आर गेनिंग ट्रैक्शन अमंग द स्टूडेंट्स, लॉयर्स हु आर एक्चुअली प्राउड टू बी देयर राइट नाउ। जो लड़ रहे हैं लॉयर्स, वो अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं सच के लिए, हक के लिए। और इसका आगाज है वो फरवरी के अंदर हुआ था। फिर रिपोर्ट बताती है कि कुछ ऐसी फर्म्स भी थी जिन्होंने जो है वो डील करना मुनासिब समझा, ठीक है, ट्रंप के साथ जब डील कर ली, और इसलिए लोग उनको पसंद नहीं कर रहे उन फर्म्स को। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आखिरी लाइन, इन फर्म्स ने ये एग्री कर लिया कि सस्पेंशन ऑफ DEI होगा। अब DEI क्या है? आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। देखिए वेस्ट का सबसे बड़ा नारा क्या है? वेस्टर्न सोसाइटी किस चीज के ऊपर खड़ी है? वो आपको मिडिल ईस्ट में नजर नहीं आएगा, वो आपको चाइना में नजर नहीं आएगा, वो आपको रशिया में नजर नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको वेस्ट में नजर आएगा। वो क्या है? डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। कोई भी रंग, नस्ल हो, कोई भी रिलीजन हो, कहीं से भी वो कोई शख्स आया हो, लेकिन अगर उसका मेरिट बनता होगा तो उसको वो चीज दी जाएगी। ये अमेरिकी सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी का उसूल है और इसी वजह से उनका इक़्तिदार है। और ये जो मेरिटोक्रेसी है, अगर आप देख लें माजी के एम्पायर्स के अंदर भी, खुद मुसलमानों के अंदर जब तक ये चीज रही है, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्विटी, तरक्की हुई है। यूरोप से लोग यहां पर पढ़ने के लिए आते थे बगदाद के अंदर, ठीक है ना, बगदाद मरकज था। लेकिन जब ये चीजें चैलेंज हुई तो बहुत कुछ बदल गया। और ट्रंप इनसे ये तीनों चीजें डिमांड कर रहे हैं कि ये खत्म होनी चाहिए, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। अब ये जो इसके अलावा वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिकन ही जो उनको जॉब्स दी जाएंगी, और बाकी कंपनीज को वो कह रहे हैं कि अमेरिकन ही को जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। और अभी उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है कि जो एंटी क्रिश्चियन बायस होगा उसके खिलाफ इकदाम उठाए जाएंगे। अब आप नोट करें, एंटी क्रिश्चियन बायस कौन हो सकता है अमेरिका के अंदर? भाई एंटी क्रिश्चियन कोई हो ही नहीं सकता अमेरिका के अंदर। लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि अगर कोई एंटी क्रिश्चियन बायस है, ठीक है ना, तो वो रिलीजियस जो है ना बैकग्राउंड, वो वहां पर नजर आ रहा है आपको। वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के वो जो बाइसेप्स के ऊपर वो कुछ चीजें भी वायरल हुई थी जो उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है, मेडिएवल वो फिलॉसफी सारी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो टच आ रहा है। तो वो पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। ट्रंप अपनी तरीके से चीजें इंपोज कर रहा है, लेकिन सोसाइटी रेजिस्ट कर रही है कि यही तो हमारा सिस्टम है, यही तो हमारा निजाम है, यही तो हमारी आइडियल सोसाइटी है, यही तो वो चीज है जिसकी बुनियाद पर हम फख्र करते हैं और हम कहते हैं कि हम बाकी दुनिया से डिफरेंट है। तो ये तो खत्म हो रही है। तो ये बहरहाल ये वो चीजें हैं जो इतनी मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं होती, इतना ववेला नहीं होता, लेकिन ये बड़ी गहरी चीजें हैं। इजराइल की ये जो पब्लिक ओपिनियन है, ये सेंचुरीज के ऊपर मुबनी है कि उन्होंने अपनी वहां पर बनाई है। तो ये जो एक तब्दीली वहां पर आ रही है, इसके बहुत बड़े असरात है। और इसलिए इन अ लॉन्ग रन इजराइल इस तरह कायम रहता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह।